दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे होंगे। आज मैं आपके बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आया हूं। हाल के वर्षों में बहुत चर्चा का विषय रहा है ये, और आने वाली सभी कमीशन के एग्जामिनेशंस या अदर्स एग्जामिनेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है नई शिक्षा प्रणाली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपको मैं याद दिला दूं कि जो भी लोग मेरे वीडियो पर पहली दफ़ा हों, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। मैं बहुत ही विस्तृत रूप से इस सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाला हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू हो रहा है, इसके पूर्व दो बार शिक्षा नीति में परिवर्तन हुए हैं। एक बार 1968, दूसरी बार 1986। 1968 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। अभी के जो शिक्षा नीति में जो परिवर्तन, न्यू शिक्षा नीति जो है, मैं बताऊं कि कोई भी सरकार ये पुराने ज़माने की पुरानी शिक्षण प्रणालियों में भी या शासन व्यवस्थाओं में भी यह देखा गया है कि सरकार शिक्षा नीति में जो परिवर्तन करने जाती है तो उसके पीछे बहुत बड़े तथ्य समाहित होते हैं। वो क्या करना चाहती है, समाज को कैसा दिशा निर्देश देना चाहती है, कैसे नागरिक उत्पन्न करना चाह रही है, कैसे व्यक्ति हमारे राष्ट्र में हो, राष्ट्रीयता की भावना उसमें कैसी हो, नागरिकता की भावना उसमें कैसी हो, देश के प्रति पैट्रियोटिक भाव कैसी हो। बहुत सारी बातें हैं, हम बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है? मनुष्य को मनुष्य बनाना। पहले आदमी बेहतर हो तो वह कुछ भी और जो भी बने वो अच्छा ही होगा। नैतिक गुण संपन्न व्यक्ति, मॉरलिटी का एजुकेशन होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो वह कुछ भी बनेगा अच्छा ही होगा। डॉक्टर बनेगा एक अच्छा डॉक्टर होगा, इंजीनियर बनेगा एक अच्छा इंजीनियर होगा, वकील बनेगा एक अच्छा वकील होगा, नेता बनेगा एक अच्छा नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा एक अच्छा अभिनेता बनेगा, व्यवसायी बनेगा अच्छा व्यवसायी बनेगा। मतलब जीवन के किसी भी फील्ड में वह जाएगा, नैतिकता उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और अच्छा इंसान, गुड सिटीजन बन करके देश की सेवा करेगा। ये एजुकेशन की प्राथमिक उद्देश्य होते हैं। और इस उद्देश्य के लिए निचले क्लासों में जब ये सारी चीज़ें कलकेट की जाएगी, प्राथमिक क्लासों में हम लोगों ने प्लेटो की एजुकेशन पढ़ा है, उसकी एजुकेशन सिस्टम, बच्चों में उसने क्या एजुकेशन दी थी? खेलकूद, संगीत और साहित्यिक कहानियों के माध्यम से मोरालिटी की शिक्षा, पैट्रोनिज्म की शिक्षा, सिटीजनशिप की शिक्षा, ये बहुत ही उस राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होगा। चल दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इसका ध्यान रखा होगा, ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए। यह शिक्षा नीति बहुत ही विस्तार से देश के हर हिस्सों से राय मशवरा करके बनाई गई है। देश के बड़े शिक्षाविदों से, शिक्षकों से, विद्यार्थियों से और समाज के हर वर्ग से
और देश के हर कोने से बहुत सारी राय शुमारी करके इस शिक्षा नीति को बनाया गया है। और ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए एक बहुत ही कारगर शिक्षा नीति होगी और देश के लिए बहुत उपयोगी होगी, देश के नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी होगी, ऐसे ही मानना चाहिए। ये शिक्षा जो नीति अभी के बनी है, इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में यह शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। इस शिक्षा नीति में जो पैटर्न रखा गया है स्कूलिंग शिक्षा का 5+3+3+4, पहले की जो शिक्षा थी स्कूलिंग शिक्षा 10+2 थी। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछली शिक्षा नीति 10+2 की थी। क्या था 10+2? 10 मीन्स क्लास 1 to 10 और +2 मीन्स 11th and 12th। इसको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन भी कहा गया है। मतलब 10+2 12वीं की तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 12 साल का समय लगा। स्टूडेंट को 12 साल का समय देना पड़ता था 12वीं तक की एजुकेशन हासिल करने के लिए, राइट। यहाँ क्या है इसको देखते हैं। 5+3+3+4 ये स्कूलिंग के लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए। इसमें 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट 5 इयर्स का फाउंडेशन स्टेज, सेकेंड 3 इयर्स का प्रिपरेटरी स्टेज, नेक्स्ट 3 इयर्स मिडिल स्टेज, फाइनल 4 इयर्स सेकेंडरी स्टेज। 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15। यहाँ 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 साल का समय देना पड़ता है, जबकि पिछली शिक्षा नीति में 12वीं तक की पढ़ाई करने के लिए 12 साल का समय देना पड़ता था। इस शिक्षा नीति में यह बताया गया है कि जब 3 साल कंप्लीट कर ले बच्चा तो चौथी साल में उसका एडमिशन हो जाएगा। कहाँ? नर्सरी में। 1 साल नर्सरी में देगा, दूसरे साल जूनियर केजी में देगा, तीसरे साल सीनियर केजी में देगा, चौथे साल स्टैंडर्ड 1 में देगा, 5वें साल स्टैंडर्ड 2 में देगा। मतलब 5 साल का जो फाउंडेशन स्टेज है 5 साल का। एंट्री कब किया? 3 साल में, तो 5, 3, 8 वर्ष। 8 वर्ष में बच्चा ने क्या प्राप्त किया? दूसरी क्लास की परीक्षा पास की 8 साल में। ये नई शिक्षा नीति है दोस्तों। हम लोग क्लास 1 से पढ़ना शुरू किए और गवर्नमेंट स्कूलों के पढ़े लिखे हैं लोग हम लोग। वहाँ ना नर्सरी होती थी न केजी हुआ करता था, तो 3 साल हम लोग बच गए। अगर आज की शिक्षा की बात करें तो 3 साल बचे हुए। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ये शिक्षा नीति कितनी उपयोगी, कितना इसकी मेरिट है, इसकी डिमेरिट है, क्या इसमें चेंजेज हुए हैं, आलोचना का टॉपिक्स क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, ये परीक्षाओं के लिए सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो देखा आपने, फर्स्ट जो फाउंडेशन स्टेज है वहाँ पर 8 साल में 8 साल की उम्र तक बच्चे को 5 साल की पढ़ाई होगी एंड आउट ऑफ 5 इयर्स ही विल गेट एजुकेशन फॉर क्लास 1 and 2। दूसरी क्लास पास किया, 5 साल की परीक्षा, 5 साल पढ़ाई किया, ध्यान रखना, 5 साल पढ़ाई किया, परीक्षा पास किया, क्लास 1 and क्लास 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा करेंगे। नंबर दूसरा 5+3 दूसरा स्टेज है, उसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। 8 साल का बच्चा हो गया है, 9वीं साल में वह क्लास 3 में गया, 10वीं साल में क्लास 4 में गया और 11वीं साल में क्लास 5 में गया। मतलब 11 साल कंप्लीट और बच्चा 5वीं क्लास पास कर लिया। ठीक है। इसके बाद मिडिल स्टेज आता है। मिडिल स्टेज में 11 साल कंप्लीट हो गए हैं, अगेन 5+3+3। इस 3 में क्या है? मिडिल स्टेज है,
12वीं साल में बच्चा क्लास 6 में, 13वीं साल में क्लास 7 और 14वीं साल में क्लास 8। मतलब 14 साल की उम्र कंप्लीट करने पर बच्चा 8 क्लास पास होता है। आप अपने को मिलाएं इसको। 14 साल का बच्चा आपका हो गया, बच्चा या बच्ची, और उसने 8 क्लास पास किया। नेक्स्ट 4 जो है 5 + 3 + 3 + 4, ये नेक्स्ट 4 सेकेंडरी स्टेज। 15वें साल में बच्चा 9th क्लास, 16 साल में 10th क्लास, 17वें साल में 11th क्लास और 18वें साल में 12th क्लास पास करेगा। मतलब 18 साल की जब उसकी उम्र हो गई होगी कंप्लीट, ही हैज़ कंप्लीटेड 12th क्लास। 18 साल की उम्र और 15 साल का कंप्लीट एजुकेशन, क्योंकि 3 साल कंप्लीट करने के बाद स्कूल में एंट्री हुई है, एडमिशन हुआ है, तो 15 3 18, चौथे साल से परीक्षा शुरू किया, 18वें साल कंप्लीट होते होते वो 15 साल परीक्षा एजुकेशन किया और 12वीं पास हुआ। ओल्ड एजुकेशन सिस्टम में क्या था? 10 + 2, 10 मीन्स 1 to 10 10वीं और +2 11वीं 12वीं। 12 साल में 12 क्लास, यहाँ 15 साल में 12 क्लास। कारण पहले हम लोग जो पढ़े हैं 10 + 2 में, नर्सरी और जूनियर केजी, सीनियर केजी, ये जो महत्वपूर्ण 3 साल हैं, 3 साल कोई कम नहीं होता। इसका इफेक्ट कहाँ होगा मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ। ये स्कूल एग्जामिनेशन आपके हो गए। फर्स्ट को क्या आ गया? फाउंडेशन स्टेज, सेकंड को प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड को मिडिल स्टेज, फोर्थ को सेकेंडरी स्टेज। स्टार्टिंग एजुकेशन फ्रॉम एज 4, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3, 4 स्टार्ट हुआ, वहाँ से 5 सालों तक, मतलब 8 वर्ष की उम्र में वो फाउंडेशन स्टेज में रहा और क्लास 2 पास किया। ये बड़ा प्रोपोर्शनेट लगता है। 5 साल एजुकेशन दिया, बच्चा स्कूल गया आया, सारी प्रक्रियाएं पूरी किया, क्लास पास करता है मात्र 2, 1 और 2। 3 साल कहाँ गए? खेलने के लिए। बट आप खेलने के लिए कह सकते हैं, गार्जियन को पूरे 5 साल उसके स्कूल फी भरने पड़े हैं, ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ा है, अदर्स एक्सपेंसेस मेंटेन करने पड़े हैं। इस पीरियड में जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई असेसमेंट नहीं होगा, सेल्फ बच्चा अपग्रेड करके पहले 2-3 साल तो खेलना ही है, नर्सरी है, उसके बाद से खेल है, और उसके बाद 1-2, तो उस क्लास में कोई परीक्षा नहीं होनी है, कोई असेसमेंट नहीं होना है, पर गार्जियन को सारे खर्चे भरने हैं। तो ये गार्जियन के ऊपर में तो एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। नेक्स्ट यहाँ हम और इस पर विशेष चर्चा करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लें। क्लास 12 के बाद जो कॉलेज एजुकेशन है, वह कॉलेज एजुकेशन 12 तक हो गया, मतलब इंटर तक हो गया। उसके बाद 3 या 4 ईयर्स का कॉलेज एजुकेशन है। 3 और 4 ईयर्स का जो कॉलेज एजुकेशन है, इसमें एक बहुत ही बेहतर चीज़ लाई गई है, और पीछे में बेहतर चीज़ें मैं इसकी चर्चा करूंगा। कॉलेज एजुकेशन के केस में बहुत ही बेहतर चीज़ लाई गई है, द मेरिट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। छात्र जब एडमिशन कॉलेज में लेता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 और 4 टू ऑप्शंस रखे गए हैं, 3 और 4। 3 में वो डिग्री हासिल करता है, 4th में डिग्री विथ रिसर्च हासिल करता है। एक्चुअली 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है। फर्स्ट ईयर वह एजुकेशन करता है, और फर्स्ट ईयर एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन के बाद ड्यू टू एनी रीजन अगर वो कॉलेज छोड़ देता है
तो 1 साल का उसके पढ़ाई, उसके मेहनत, उसके खर्च का फुल क्रेडिट मिलेगा और यूनिवर्सिटी उसको सर्टिफिकेट कोर्स देगी, उसको सर्टिफिकेट उसको देगी फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। अगर 2 साल के पढ़ाई के बाद वो अगर वो छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा देगी। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कॉलेज में एडमिशन के बाद कोई छात्र 1 साल या 2 साल के बाद परीक्षा किसी कारणों से छोड़ दिया तो उसका टोटल मेहनत, खर्च सब कुछ बर्बाद होता, कोई क्रेडिट नहीं। 2 साल तो पढ़ा, 1 साल तो पढ़ा, बुक्स खरीदा, सारी मेहनत किए, खर्च किए, तो जो मेहनत किया उससे जो कुछ हासिल किया उसको क्रेडिट उसको कुछ नहीं मिलता था। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये मेरिट है कि फर्स्ट ईयर के लिए वह उसको सर्टिफिकेट देता है, सेकेंड ईयर के लिए डिप्लोमा देता है, अगर 3rd ईयर कंप्लीट कर दिया तो उसको डिग्री देता है। दिस इज एज गुड एज प्रीवियस, यहाँ तक ठीक है। परंतु फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के केस में ये बहुत बड़ी मेरिट है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद अगर कोई प्राइवेट या किसी तरह की जॉब लगी या पारिवारिक स्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई उसकी, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो 2 साल जो पढ़ा उसकी क्रेडिट पूरी तरह से बरकरार है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा बजाता। 3rd ईयर में उसको डिग्री का मिलेगा और 4th ईयर जो कंप्लीट करेगा उसको डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा, क्योंकि उसमें ऐसा प्रावधान है कि 4 साल का जो डिग्री कोर्स करेगा, 4थे साल में कोई प्रोजेक्ट पर वो अगर काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो डिग्री ही हुआ। ग्रेजुएशन की डिग्री हुई थी, 3 ईयर्स भी ग्रेजुएशन की डिग्री, 4 ईयर भी ग्रेजुएशन की डिग्री। 3 ईयर में सिर्फ डिग्री मिलेगा, वहाँ डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। अब उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले जैसे ही 2 साल की है, परंतु अब यहाँ पर इसको भी ख्याल रखा गया है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में ही 4 साल समय दे दिया तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मात्र 1 साल का होगा। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन मात्र 3 साल में कंप्लीट किया विदाउट रिसर्च तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल देने पड़ेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एज इट इज़ है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 10th की बोर्ड की परीक्षा समाप्त कर दी गई है और पीजी करने के बाद रिसर्च, पीएचडी करने के पहले जो मास्टर ऑफ फिलोसफी एमफिल करना पड़ता है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब मास्टर डिग्री के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद छात्र सीधे डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉलेज में बहुत सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई गई है। एक साल की कीमत, क्रेडिट उसको मिलेगी, उसके पैसे की कीमत, उसके समय की कीमत, उसके मेहनत की कीमत। 1 साल में कंप्लीट एजुकेशन उसने स्टडी किया है, नॉलेज हासिल किया है, तो उसके लिए उसको डिग्री चाहिए, उसको सर्टिफिकेट मिला। 2 साल में पूरी मेहनत करके विषय का अध्ययन किया है, उसकी जानकारी दिया, उसके लिए डिप्लोमा मिला। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब स्कूल के एग्जामिनेशन में मैं देखूं कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट जो स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, तो ये तो मेरिट है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ लगना ड्रॉबैक्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। फर्स्ट जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें 5 साल हम समझते हैं कि यहाँ कम से कम 2 साल जो इंसान की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय होता है, जो आगे उसको काम करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 15 साल में स्कूल एजुकेशन, 3 साल में ग्रेजुएशन और 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन। टोटल एजुकेशन का समय कितना हुआ? 20 ईयर्स। और एज कितनी हो गई? 23 ईयर।
ये तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन हुआ कॉलेजेस के केस में। देश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें किसी में एकेडमिक कैलेंडर नहीं है, टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशन नहीं है, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेशन नहीं है, टाइम ऑफ एजुकेशन फिक्स नहीं है, टाइम ऑफ रिजल्ट फिक्स नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं, परंतु प्राय यही देखा गया है कि प्राय यूनिवर्सिटियों में लेट सेशन चलते हैं और 3 साल के कोर्स 4 साल 5 साल में होते हैं। मैंने 1975 में BSc ऑनर्स किया था, मेरा स्टडी कंटिन्यू था। हमको MSc 1977 में हो जाना चाहिए था, परंतु सेशन लेट के कारण मैं 1979 में पोस्ट ग्रेजुएशन MSc मैंने किया। ये प्राय मैं अपनी, चूँकि मुझे अपना दिखाई पड़ता है तो मैंने बताया ये प्राय यूनिवर्सिटियों के हाल है। तो इसको आइडियल कंडीशन नहीं मान लिया जाए कि 15-3 टू 20 मतलब 20 ईयर्स का एजुकेशन, एट द एज ऑफ 23 ईयर्स ही हैज़ कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। ऐसा नहीं होता है। 2 साल ऑलमोस्ट 1.5-2 साल ज़्यादा लगता ही लगता 25 साल। और उसके बाद स्टूडेंट को समय चाहिए सर्चिंग फॉर जॉब, प्रिपरेशन फॉर जॉब। इसके लिए 2 साल चाहिए, 1 साल चाहिए, 1.5 साल चाहिए। तो 2 साल जो इधर चाहिए, आप 2 साल LKG और सीनियर KG और जूनियर KG में आप खराब कर रहे हो, जो 2 साल इधर चाहिए उसको। वैसे ही देश में एम्प्लॉयमेंट सरकार देने के स्टेज में नहीं है, नौकरियां कम होती जा रही है हर विभाग में। और अगर कहीं वैकेंसी निकलती भी है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो उसकी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में एप्लीकेशन को आमंत्रित करना, उसके बाद लंबे समय के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, उसके बाद लंबे समय के बाद पता नहीं भूल जाते हैं लोग, रिजल्ट डिक्लेयर करना, उसके बाद और भी प्रक्रियाएं, इंटरव्यू, इस तरह से करने में 2 साल लगते हैं। ये 2 साल का इम्पोर्टेंट समय है, जिसकी एज ख़त्म हो रही है, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। 2 साल इधर एक्स्ट्रा चाहिए कि इधर एक्स्ट्रा चाहिए, शुरू में एक्स्ट्रा चाहिए। तो आपने तो 2-3 साल उधर ख़राब कर दिया, कम से कम 2 साल तो बचा सकते हैं। तो ये जो फाउंडेशन स्टेज में है, आई थिंक नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG फॉर व्हाट 3 इयर्स क्यों बर्बाद करने का है। यहाँ 2 साल कम से कम ज़्यादा ख़राब हुआ, जो कि उसको बाद में चाहिए। एकेडमिक एजुकेशन के बाद अपने को प्रिपेयर करने के लिए, अपने को उपयुक्त बनाने के लिए फॉर डिफरेंट पर्पसेज, उसको कहाँ जाना है, कौन सी डिपार्टमेंट जाना है, कौन सी परीक्षा की तैयारी करना है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1-2 परीक्षाएँ दिया तो उसकी नौकरी लग ही गई। तो यहाँ एक्स्ट्रा समय चाहिए, आपने एक्स्ट्रा समय यहाँ खराब कर दिया। दिस इज द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नंबर 2, आपने प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3 से क्लास 5 तक में एक एजुकेशन का लैंग्वेज का एक समस्या दिखाई पड़ती है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, उसमें भी, और मिडिल स्टेज में क्लास 6 to 8 तक में। और अंग्रेजी की कंपल्सरनेस को हटा दिया गया है। अगर इस 2 स्टेज में, प्रिपरेटरी और मिडिल में, मतलब 14 वर्ष की एज में क्लास 8 तक अगर इंग्लिश कोई बच्चा नहीं पढ़े तो क्लास 9 से पढ़ेगा, उसका क्या हाल होगा, वो कहाँ जाएगा। ये तो फ्यूचर की बातें हैं कि जो अभी जो एग्जामिनेशन चल रहा है वो तो एजीटी चलेगा जो बच्चे कर रहे हैं, परंतु उसका क्या होगा।
और ये लोग कैसे भूल सकते हैं कि कोई भी टेक्निकल एग्जामिनेशन कोर्सेज स्टडी जिसका बेस इंग्लिश ही है। ये नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, रिचेस्ट लैंग्वेज है। दुनिया के प्रगति के सारे रास्ते बहुत सारे उसी में पड़े हुए हैं। मेडिकल की पढ़ाई कैसे करेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करेंगे, मैनेजमेंट की पढ़ाई कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपने यहाँ तो प्रिपरेटरी और मिडिल में ऑप्शनल कर दिया। परंतु वे लोग जो आज भी जिनके बच्चे बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और आने वाले समय में भी प्राइवेट स्कूलों के इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तो वहाँ से 12वीं क्लास पास करके इंग्लिश मीडियम का बच्चा और यहाँ से 12वीं क्लास के पास करने वाला बच्चा, क्या स्टैंडर्ड एक होगा? आपने तो डिफरेंस पैदा कर दिया। एजुकेशन समानता लाने के लिए है, डिफरेंसेस की खाई पैदा करने के लिए नहीं है। और वहाँ से जो बच्चा, जो कॉम्पिटेंसी उसको मिलेगी, नौकरी उसको मिलेगी कि इसको मिलेगी, तो डिफरेंस तो आपने पैदा कर। ये सारी चीज़ें ये डिमेरिट है। हाँ, क्लास 6 से मिडिल स्टेज पर एक अच्छी बात देखने को आई है कि यहाँ पर कोडिंग की व्यवस्था सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट की बातें कही गई है और भी बहुत सारे चीज़ों का विकास करने की बातें कही गई है। ये अच्छी बात है कि इस स्टेज से ही उनका झुकाव अपने टेस्ट के विषय में हो जाए। लेकिन ये जो स्टेज है स्किल और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम समझते हैं ये शायद बहुत कम है। 12-13 साल के बच्चों का स्वयं ऐसा कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है। नंबर 4, सेकेंडरी स्टेज में एज 15, 16, 17, 18, क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पुराने एजुकेशन पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा है। क्लास 10 से सेकेंडरी स्कूल में क्लास 8 से स्ट्रीम सिलेक्शन होता था। यहाँ बताया गया है कि स्ट्रीम सिलेक्शन समाप्त कर दी गई है। मतलब साइंस, आर्ट्स और बायोलॉजी जैसे स्ट्रीम्स जो है ये समाप्त कर दिए गए हैं। बच्चा 9th क्लास में कोई भी अपने टेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट ले सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने सुझाव दिया। जब बच्चों को आप छोड़ देंगे कि वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, तो बच्चा कौन सा सब्जेक्ट लेगा? जो सबसे हल्का होगा, सबसे आसान सब्जेक्ट लेगा। वो हिस्ट्री पढ़ना चाहेगा और सभी बच्चे हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसी टाइप के कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो फिजिक्स कौन पढ़ेगा, केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा, मैथ कौन पढ़ेगा, बायोलॉजी कौन पढ़ेगा? और इतना ही नहीं, फिर टेक्निकल एजुकेशन का क्या होगा? जो टेक्निकल एजुकेशन है जिसका आधार कुछ खास सब्जेक्ट ही है। जैसे इंजीनियरिंग में कोई बच्चा जाना चाहता है तो उसके लिए मैथ बहुत ज़रूरी है, फिजिक्स बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। मेडिकल में जाना चाहता है तो बायोलॉजी ज़रूरी है, केमिस्ट्री ज़रूरी है। मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो उसके लिए कॉमर्स ज़रूरी है, बैंकिंग ज़रूरी है, फाइनेंस ज़रूरी है, अकाउंट ज़रूरी है। तो आपने छोड़ दिया फ्री कि आप चाहे बच्चे जो सब्जेक्ट ले लें, तो जब जो सब्जेक्ट ले लेंगे तो फिर इन सारे टेक्निकल एजुकेशन का क्या होगा? टेक्निकल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग, मेडिकल में एडमिशन के पूर्व उसी स्ट्रीम के बच्चे जाते थे कि उस स्ट्रीम से रिलेटेड सब्जेक्ट की पढ़ाई करके आते थे। मसलन मेडिकल में जाने वाले बच्चे स्कूल लेवल पर कम से कम 11वीं 12वीं में, 9वीं 10वीं में बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं,
केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, बेस उनका तैयार हुआ रहता है। इंजीनियरिंग के केस में मैथ की पढ़ाई किए हुए रहते हैं, फिजिक्स की पढ़ाई किए हुए रहते हैं, केमिस्ट्री की पढ़ाई किए हुए रहते हैं। तो अब का मेडिकल का एडमिशन जब होगा, किस आधार पर होगा? जब बच्चों ने बेस उसका है ही नहीं मेडिकल का, तो क्या मेडिकल में जाकर के बायोलॉजी की ABCD सीखेगा, केमिस्ट्री की ABCD सीखेगा, और इंजीनियरिंग में जाकर बच्चा मैथ की ABCD सीखेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स की ABCD सीखेगा? तब तो हमारा प्रोडक्ट बहुत बेकार होने वाला है। आने वाले समय में जो टेक्निकल एजुकेशन जो होने वाली है, मेडिकल इंजीनियरिंग के, बहुत बेकार हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल स्वच्छंद कैसे छोड़ दिया? इसलिए ये इस एजुकेशन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट, एजुकेशन पॉलिसी में आपने सुधार किया, परंतु एजुकेशन में, शिक्षा में शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना शिक्षक के शिक्षा कैसे होगी? पूरे देश में किसी भी स्टेट में आप नज़र उठा के देखें, शिक्षकों की क्या स्थिति है। जितनी रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट शिक्षकों की है, उतना बहाली है हर स्कूल में, हर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट कहीं नहीं है, और अगर है भी तो बहुत कम है। तो शिक्षक और छात्र रेशियो जब सही नहीं होगा तो शिक्षा का विकास कैसे होगा? तो पॉलिसी बदल देने से बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना, शिक्षकों को ऊपर कंट्रोल रखना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, शिक्षक छात्र को रेशियो को मेंटेन करना, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और रिसेंटली एक और न्यूज़ मेरे को मिला है, 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में जाने के लिए बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब 12वीं के बोर्ड के प्राप्तांक यानी नंबर का कोई मूल्य नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि बोर्ड, कंट्री में बहुत सारे बोर्ड हैं, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग में एवैल्यूएशन है, इसलिए किसी को बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं, किसी कहीं कम परसेंटेज मिलते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एक कैट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो बात की है वो सही है, जो सही है वो सही है। जैसे कॉलेज एग्जामिनेशन में सुधार हुआ, बहुत बेहतरीन सुधार हुआ है। ये एडमिशन की बातें हुई है, ये बहुत अच्छा हुआ है। क्लास 6 से अगर आप टेक्निकल कुछ स्किल की बातें करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु स्ट्रीम को हटा देना तो टेक्निकल एग्जामिनेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का क्या होगा? और यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जैसे देश में एजुकेशन इज़ नॉट मींट फॉर नॉलेज, एजुकेशन इज़ मींट फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत जैसे देश में अधिकांश 90% एंड एबव जो बच्चे पढ़ते हैं अपने करियर बनाने के लिए पढ़ते हैं, हमको अच्छी नौकरी मिल जाए। ज्ञान प्राप्त करने के फिलोसफर बहुत कम मिलेंगे। तो वैसी स्थिति में जहाँ नौकरी ही सबसे बड़ी प्रधानता है एजुकेशन की, उसमें समय बड़ा बहुमूल्य है। जो 18 साल 15 साल स्कूल एग्जामिनेशन जो लग रहे हैं, वहाँ से 2 साल कैसे कम किया जा सकता है, जो आगे उसको काम करेगा। तो आपने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या क्या मेरिट है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, इन सारी चीज़ों की हमने व्याख्या आपके सामने। एक चीज़ और छूट रही है, जो सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी बहुत अच्छी बातें की गई है
सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9, 10th, 11th, 12th जो 4 इयर्स का कोर्स है, इसमें एक बहुत अच्छी बदलाव की गई है। क्लास 10th का बोर्ड का एग्जामिनेशन तो ख़त्म कर दिया गया है। अब इन 4 सालों में 9, 10, 11, 12 जो एनुअल परीक्षा होती थी, इसको सेमेस्टर वाइज किया गया। दिस इज़ वेरी गुड। हर 6 महीने पर परीक्षा होगी और 12वीं का बोर्ड होगा, तो 6 महीने से सेमेस्टर एग्जामिनेशन होना ये बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि पहले क्या होता था कि 12वीं, 10वीं, 12वीं, 11वीं में बोर्ड की परीक्षा या एनुअल परीक्षा के पहले 1-2 महीने बच्चे टेस्ट पेपर, गेस्ट पेपर से पढ़ना शुरू करके पास भी जाते थे, शायद नंबर भी अच्छे ले जाते थे। परंतु अब ऐसा नहीं चलेगा, उनको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर 6 महीने पर परीक्षा है। तो इसमें 2 लाभ है। एक तो कंटेंट की पूरी जानकारी होगी, सब्जेक्ट मैटर की जानकारी होगी और अच्छे नंबर भी मिलेंगे। और जब सब्जेक्ट मैटर की जानकारी होगी तो नेचुरली इसके बाद कोई टेस्ट एग्जामिनेशन, किसी नौकरी के लिए कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, उसमें भी उनको लाभ मिलना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो पढ़ाई के प्रति झुकाव को दर्शाता है। बच्चे अपने पढ़ाई के प्रति इतनी और बोझ भी नहीं फील करेंगे। 4 साल में 8 परीक्षा, साल में 2 परीक्षा, ये बहुत अच्छी चीज़ की गई है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की विशेषताएं हैं और ये मेरिट है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई कि प्राइमरी एजुकेशन में, फाउंडेशन और प्रिपरेटरी में निश्चित रूप से बच्चों को मोरल एजुकेशन दी जानी चाहिए, पेट्रियोटिक एजुकेशन दी जानी चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना उसमें जागृत हो, सिटीजनशिप क्या होती है समझे। और मोरल एजुकेशन से नैतिक आचरण ऊंचे होंगे, अच्छा इंसान बनेगा। जब अच्छा इंसान बनेगा तो वह आगे चल के जो भी बनेगा वो अच्छा ही बनेगा और अच्छे नागरिक तैयार होंगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसकी मेरिट क्या है, इसकी कमियाँ जो विद्वानों ने दिखाई है, बताई है, उस पर मैंने चर्चा किया। लाइक शेयर तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।